तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, डिप्टी जेलर इन भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3 आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले 2 मिनी मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, 1 से लेकर के 50 तक नंबरिंग कर लीजिए और 10-10 के सेट में इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना। और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जैसे अगर मैथ का प्रश्न है उसका डिटेल सॉल्यूशन भी रहेगा, उसका ट्रिक भी रहेगा। और सारे के सारे जो प्रश्न है वो आपके एप्टेक के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 2026 और 2025 में, उनके सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे वो आपका एमपीएसआई हो, एमपी आबकारी हो, एएसआई हो, कांस्टेबल हो, इनके ही एकदम लेटेस्ट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैथ से हम शुरुआत करने वाले हैं। आराम से आप लोग प्रश्न पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन भी आपको करा देंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो आपको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। एमपी आबकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग आराम से सॉल्व करके आंसर लगा लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो ट्रिकी वे है और एक नॉर्मल वे है। पहले आपको नॉर्मल वे में बताते हैं। देखो, ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, यानी ए प्लस बी मिलकर के इनकी इफिशियंसी निकालिए तो 12 का 60 में डिवाइड दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि ए प्लस बी मिलकर के 5 दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। अब बी की इफिशियंसी निकालिए, 30 का 60 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है ना। बी अकेला उस काम को 2 दिन में कर रहा है। अब यहां से आप ए का काम निकाल सकते हैं। भाई अगर बी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। 5 में से इस 2 को घटा दीजिए तो ए अकेला करेगा 3 दिन में, है ना। अब कह रहे हैं कि वो जो ए है ये इस पूरे काम को जो है कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। अब बताइए काम कितना है। काम है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम है और ए 3 यूनिट एक दिन में करता है, यानी 60 यूनिट काम है और ए 3 यूनिट एक दिन में करता है। बताइए कितने दिन में खत्म करेगा। तो 20 तिहाई 60 होता है, 3 का भाग देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 20 दिन में जो ए है वो इस काम को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल वे में हो गया। अब अगर हम ट्रिकी वे में करते हैं तो ट्रिकी वे में कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए 2 काम दिए गए हो, यानी कि ए प्लस बी का एक साथ का काम दिया गया हो और जो दूसरा वाला है उसका सिंगल काम पूछा गया हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी काम दिया गया है उसका ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी 12 गुणा 30 कर दीजिए। ठीक है। अब अगर सिंगल व्यक्ति का काम पूछा गया है तो आपको इसी 12 में से मतलब 30 में से 12 को घटा देना है। तो 30 में से 12 को घटाइए, कितना आएगा, 18 आएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 तिहाई 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो भी आपका 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस तरह से भी आपका आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल वाला भी हमने आपको बता दिया, ट्रिकी वे भी आपको बता दिया। जो भी आपको पसंद आए आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं आगे के सवालों में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दे दिया है और ये ट्रिक वाला भी सॉल्यूशन आपको दे दिया। दोनों सॉल्यूशन आपको हमने यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसका भी हम आपको 2 तरीके बताएंगे, आराम से आप सॉल्व कर रहे होंगे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और फिर 10% की छूट दे देता है। बताइए कितना लाभ उसको हो रहा है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले इसको आप अगर अनुपात वाले मतलब तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आसान रहेगा, और जो ट्रिक आपको बताएंगे वो भी आसान रहेगा। पहले आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर लगा लीजिए, है ना। उसके बाद में आपको आंसर दिखा देते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8%। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/5 होती है। यहाँ पर सीपी हो गई, यहाँ पर एसपी हो गई। 1/5 यानी 5 की कोई चीज थी, 20% अधिक अंकित करता है तो 5 में 1 बढ़ा करके अंकित करता, तो 5 की जगह पर इसने क्या कर दिया, 6 कर दिया। 5 की चीज को 1 बढ़ा करके अंकित किया तो 5 की जगह पर 6 कर दिया। ठीक है। उसके बाद में कह रहे 10% की छूट भी दे रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/10 होती है, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट दे रहा है। अगर छूट देगा 1 रुपए की तो कितने में बेचेगा सर, 9 रुपए में बेचेगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 10 और 5 का गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, 9 और 6 का गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। ठीक है।
अब इसमें से इसको मतलब माइनस कर दीजिए, तो 54 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, सीपी क्या है, सीपी सर 50 है, तो 50 यहाँ पर लिख दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 50 से काटेंगे 100 को 2 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यानी 8% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल जो हम रेशियो मेथड से जैसे करते हैं। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए, पहले कोई चीज बढ़ रही हो फिर कोई चीज घट रही हो, इसके लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई वाला सूत्र लगा सकते हैं, या फिर आपको शुरुआत में हमने एक रेशियो वाली ट्रिक बताई थी, उसमें क्या करना रहता है कि अगर माइनस पहले कोई चीज बढ़ रही है यानी कि 20% बढ़ा रहे हैं, फिर इसको घटा रहे हैं यानी कि माइनस की 10% कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ खास करना नहीं है। इस 20 में से 10 को हटाइए, 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 लिख दीजिए। उसके बाद में इन दोनों का ही आपस में गुणा कर दो, तो 20 दहम में 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो बस 2 पॉइंट के बाद में 0 लगा देंगे, तो ये जो 2 बचा हुआ है ना, ये जो 2 है, इसी 2 को इसमें से घटा दो, 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिकी वे भी हो गया, रेशियो मेथड भी हो गया, जो मेथड आपको समझ में आए आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला दोबारा बता दें क्या ट्रिक वाला, देखिए जब भी कोई चीज पहले बढ़ रही हो घट रही हो तो ध्यान रखना हमेशा घटेगी। ठीक है, तो ये 20 बढ़ रही थी 10 घट रही थी, 20 में से 10 घटाया 10 बच गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 20 दहम में 200 हो गया। इस 200 में बस आपको 100 का डिवाइड दे देना है, 100 का डिवाइड देंगे ये दोनों कट जाएगा, ये 2 बचा रह जाएगा, इस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हमने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये आपकी ट्रिक वाला भी हमने बता दिया है, तो ट्रिक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एमपीएसआई हो, आबकारी हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसलिए हमने डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर तैयार किए हैं, जिसमें आपको एप्टेक जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उस तरह के प्रश्न और पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आज तक का ऑफर था, अगर आज यानी कि 20 तारीख को अगर आज आप रात को 12 बजे से पहले परचेज करते हैं तो आज भी ये आपको 169 का मिल जाएगा। कल सुबह से यानी कि रात के 12 बजे के बाद से ये वापस से 189 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, और ये जो आपके सुपर रिवीजन नोट्स हैं, जो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन नोट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप भारतीय इतिहास के स्रोत को रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो एक ही पेज में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, वह साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये पूरा सब कुछ आपको अभिलेख हो गए, ठीक है, कौन कौन से राजा हुए, कहाँ से हमको जानकारी मिली, ये सब आपको एक ही पेज में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका सुपर रिवीजन हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मुगल काल के बारे में रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा मुगल काल आपको एक ही पेज में यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे आपको सारे सुपर रिवीजन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये पूरा आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इन लोगों ने क्या क्या कार्य किए वो आपको साथ साथ में मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में कौन कौन सी इमारत बनवाई और क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत है वो सब आपको मिल जाएंगे, इनकी कौन कौन सी आत्मकथाएं किसने लिखी है वो सब आपको मिल जाएगी। यानी सारा का सारा आपको एक ही पेज में सुपर रिवीजन मिल जाएगा। शुक्ला सर सुपर नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमने अभी तैयार किए हैं, और एग्जाम से 15 दिन पहले आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सभी नोट्स मतलब ऑल सब्जेक्ट के हम ये नोट्स तैयार कर लेंगे, जो मेन मेन टॉपिक है, तो आप बेहतरीन तरीके से लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये सब कुछ आपको मात्र अभी 189 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। छोटी सी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप ये प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आज रात 20 तारीख को, आज रात 20 मार्च की बात कर रहे हैं, आज रात 12 बजे से पहले करते हैं तो 169 रुपए का पेमेंट करना है, 12 बजे की बात करते हैं तो 189 रुपए का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब आपको सेंड कर दी जाएगी, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, और एग्जाम टाइम पर आपको ये सुपर रिवीजन नोट्स भी जो है मिलेंगे। ठीक है ना, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरे नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मतलब आपसे पूछ रहे हैं भाई आप रेट बता दो, कोई ऐसी धनराशि है जो 8 वर्षों में स्वयं की डबल हो जा रही है, आप उसका रेट बता दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, 4 ऑप्शन पहले आपको दिखा दें, आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लगाइए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं, इसको सॉल्व कर लो।
ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए हम आपको सॉल्यूशन इसका बता देते हैं। देखो, माना कि वो धनराशि कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। अब ये कितनी हो जा रही है, 200 रुपए हो जा रही है। कितनी दर से, 8 वर्षों में, यानी कि टाइम कितना है, 8 वर्षों में। अब ये बताइए कि ब्याज कितना मिल रहा है। सर 100 रुपए की कोई धनराशि 100 रुपए है, अगर वो 200 रुपए हो जा रही तो ब्याज हमको सर 100 रुपए मिल रहा है ना भाई। 100 से 200 हो गई तो ये 100 रुपए का गैप है ना, तो 100 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है। कितने टाइम में मिल रहा है सर, 8 वर्ष में मिल रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इस 8 का 100 में डिवाइड दे दीजिए, 12.5% आपका निकल करके आ जाएगा। एक लाइन में आप देखते ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं, जैसे आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पूछ लें तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रेट निकालना है तो क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 2 गुना बोला है तो 2 गुना यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है, हमेशा करना है। उसके बाद में इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और जितना टाइम है उसका डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो 2 गुना कहा था, 2 में से 1 घटा दिया। 8 गुना कहते तो 8 में से 1 घटा देते। 7 गुना कहते 7 में से 1 घटा देते, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर वही 100/8 आ गया और आपका आंसर 12.5% आ जाएगा। ये ट्रिक भी आपको याद रखना, ये नीचे ट्रिक दी गई है, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए 1 मिनट, ये देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि A अनुपात B दिया है 3:4 और B अनुपात C 8:9 दिया है, तो आपको A और C का रेशियो बताना है। इसकी दोनों आपको तरीके बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, नॉर्मल भी बताएंगे। चलिए आप लोग पहले आंसर लगा लीजिए, उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। अब आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देखो A और B का अनुपात दिया है 3:4, B और C का अनुपात दिया है कितना, 8:9, 8:9, ठीक है। एक तो नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके आगे कोई जगह खाली हो उसके आगे वही अंक लिख दीजिए। 4 के सामने जगह खाली है तो 4 लिख दो, 8 के सामने जगह खाली है तो 8 लिख दो, यही वाला लिख दो जो इसके आगे, ठीक है। मतलब ये अपना हुबहू हम शक्ल पड़ोसी चाहता है। अब इसको सॉल्व कर लो, A, B और C की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। 8 तियाई 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है। किसकी पूछी है सर, ए और सी की पूछी है, यानी कि 24 और 36 की पूछी है। तो 24:36 आपसे पूछा गया है। बस डिवाइड दे लीजिए, 12 से कटेंगे दोनों के दोनों, 12 दूनी 24 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। 2:3 सही आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हो गया, आप इस तरह से रख करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत जल्दी है और आपसे ए अनुपात सी पूछा गया है, तो कुछ भी मत कीजिएगा, 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। और सामने जो 8/9 है ना, इसको इसी के साथ में गुणा कर दीजिए, 8/9। लेकिन ध्यान रखना, जब आपसे पहली और आखिरी के बारे में पूछा जाए तब करना है। बस इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौके 36 हो जाएगा, काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2:3, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं, ट्रिकी वे में भी सॉल्व करके बता दिया और नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया। जो भी आपको समझ में आए आप उस हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप लोग आराम से निकाल देना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत देखे होंगे, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 400 वोटों से जीत गया। अब आप बताइए कि कुल कितने वोट पड़े थे। टोटल वोट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, आंसर दीजिए आप जल्दी से सॉल्व करके, फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, देखो 100% वोट होते हैं, जानते ही हो, है ना। 100% वोट पड़ेंगे, जब पड़ेंगे 100% वोट है। एक व्यक्ति को 60 मिले हैं, दूसरे को 40 मिले हैं। अब ये जीता कैसे है, जीता इसीलिए है ना कि 20% का गैप हो रहा है ना, 20 का गैप हो रहा है, उसी की वजह से जीता है। यानी कि ये जो 20% का गैप हो रहा है ना, इसकी वैल्यू इन्होंने 400 दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू 400 दे रखी है। तो अगर 20% की वैल्यू 400 तो एक की वैल्यू निकाल सकते हो, 400 में 20 का भाग दे दो, तो ये एक की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन हमसे बोल रहा है कि टोटल कितने वोट पड़े, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि भाई 100% की वैल्यू बता दीजिए। तो बस 100 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, 400 का 5 में गुणा करेंगे, 2000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते थे कि भाई देखिए 60 और 40 का अंतर 20 हो रहा है, ठीक है। टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट सर 100% होते हैं। तो बस इसमें क्या करना था आपको कि इस 20 को 100 में भाग दे दो
और कितने हैं 400, तो इस तरह से भी आप कर सकते थे 20 2500 और 5 का 400 गुणा कर दिया 2000, यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता। तो चाहे नॉर्मल वे में सॉल्व करके देख लीजिए या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसको जब आप नोट्स लेंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट साथ में मिलेगा, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और ये ट्रिक भी हमने आपको बता दिया कि ट्रिक किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, ध्यान रखना 400 जो टोटल वोट है इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इसमें डिवाइड दीजिए कितने का, 60 में से 40 घटा करके 20 का डिवाइड देना है और गुणा कर देना है 100 का। यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जैसा हमने आपको वहाँ पर बताया था। चलो 6वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है कि भाई 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, बताइए एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो सबसे पहले आपको अगर जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो अगर ट्रेन की बात की जाए तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, काट दो, 18 तिहाई 54 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, यानी कि अब जो स्पीड आ गई ना वो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। और हम जानते हैं, हमसे पूछा गया है भाई खंबे को पार करने में, खंबे की कोई लंबाई तो होती नहीं है, यानी जब वो ट्रेन खंबे को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही होगी, यानी कि वो 150 मीटर की दूरी को पार कर रही होगी। स्पीड हमने निकाली है, क्या निकली थी, 15 मीटर प्रति सेकंड निकली थी। बस काट दीजिए, 15 दहम्मा 150, यानी कि 10 सेकंड में वो उस खंबे को पूरी तरह से पार कर रही होगी, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई नहीं है, ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करेगी। अगर कोई मान लीजिए प्लेटफॉर्म दिया होता तो कुछ नहीं था, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी इसमें जोड़ देते और आपका आंसर निकल करके आ जाता है ना। 2 ट्रेन दी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उस दूसरी ट्रेन की लंबाई को इसमें ऐड कर देते तो भी आपका आंसर निकल के आ जाता। जो आपसे पूछ रहे, कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है तो भी ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन और ये रही इसकी ट्रिक। जैसे 54 दिखाई दे दिमाग में तुरंत 15 आना चाहिए और 15 से कटने वाला आपको ऑप्शन जो भी मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये रहा प्रश्न कि भाई 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो पानी का प्रतिशत है वो 20% हो जाए। 2 तरीके आपको बताएंगे, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। 4 ऑप्शन इसके ये रहे, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर, कितना पानी हम इसमें मिला रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 40 लीटर ये दूध है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने लगे, ये छोटा कर लेते हैं। चलो ये देखो, कह रहे हैं कि 40 लीटर दूध है जिसमें 10% पानी है। भाई 40 का 10% निकालें कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 40 लीटर दूध में जो दूध है ना वो 36 लीटर है और जो वाटर है, जो पानी है ना वो 4 लीटर है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाएं। देखो भाई पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे हैं, यानी दूध तो भाई पूरे का पूरा 36 लीटर ही होना चाहिए। और कह रहे हैं कि जब पानी मिलाएं तो पानी का जो प्रतिशत है ना वो 20% हो जाना चाहिए, यानी पानी 20% हो जाए तो दूध कितना रहेगा, 80% रहेगा। तो यहाँ पर दूध 80% है और अगर मात्रा में बात करते हैं तो 36 लीटर पहले भी था, 36 लीटर अब भी रहेगा, यानी जो 36 लीटर है ना वो 80 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ऐसे कर लो ना, 80x बराबर 36। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 80 को नीचे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब टोटल वैल्यू निकालनी है कि कुल कितना मिश्रण हो जाएगा, तो कुल मिश्रण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 का गुणा कर देंगे। भाई टोटल मिश्रण 100% होता है, कर दीजिए गुणा, 20 चौको 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 4 से इसको काटिए, 9 बार जाएगा, 4 9 में 36 और 9 और 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ गया, 45 लीटर। भाई पहले मिश्रण कितना था, पहले 40 था, आज कितना हो गया, 45 हो गया। हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, पानी ऐड किया है ना, वही पूछ रहे हैं आपसे कि ये कितना पानी मिलाया है। तो भाई अगर 40 से 45 हो गया यानी कि 5 बढ़ गया, तो 5 लीटर हमने क्या मिलाया था, पानी ही तो मिलाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक आप देख लीजिए, जब आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे होंगे ना, इस 40 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब भी आपको कोई चीज ऊपर दी गई हो और वही मिलाने के लिए कहा गया हो तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। जैसे 10% पानी पहले दे रखा है, यानी पानी ही दे रखा है और पानी ही मिला रहे हैं, तो भाई 10 और 20 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसमें जो है आप जो है 6 का भाग दे देंगे। एक मिनट देखो, अगर सेम क्वांटिटी दे रखी हो तो घटाना है, अलग अलग क्वांटिटी दे रखी हो तो जोड़ना है। इसमें सेम क्वांटिटी दे रखी है, देखो मतलब सेम चीज की बात कर रहे हैं, पहले भी पानी था आज भी पानी है, तो घटाना रहेगा। तो 20 में से 10 को घटाएं, कितना बचेगा, 10 बचेगा, उसका आधा कर दीजिए। 5 लीटर आपका यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर यहाँ पर दिया होता भाई पानी मिला रहे हैं और मतलब पहले मान लीजिए यहाँ पर दूध की मात्रा दी गई थी और पानी मिला रहे थे, तो अगर दोनों अलग अलग हों तो दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड देना है, और दोनों सेम हो यानी कि पानी ही मिला रहे हैं, पानी ही पूछा है, तो आपको दोनों को घटा करके 2 का भाग देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से समझा देते हैं। भाई 10% पानी था, पहले पानी की मात्रा बताई और फिर पानी ही मिला रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों चीजें सेम हैं, 20 में से 10 को हटाइए, 10 आधा कर दीजिए, 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग होता तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देते। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये आपको पूरा हमने सॉल्यूशन भी बता दिया है, डिटेल सॉल्यूशन, और शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर हमने आपको बता दी है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम इसका आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है ना वो 40 है। एवरेज से प्रश्न है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 40 है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बताइए, ये रहा आपका 4 ऑप्शन और इसमें से आपको आंसर लगाना है, जल्दी से बताइए आप। तो देखिए इसका आपको हम पहले भी बता चुके थे कि जो एवरेज होता है ना वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है। कह रहे हैं कि बीच की संख्या सर 40 है और सम संख्या की बात की जा रही है। सम संख्या तो 2 संख्या तो इसके आगे होगी और 2 संख्या इसके पीछे होगी। अब आप हमको ये बताइए कि 40 के बाद कौन सी सम संख्या होगी। 41 तो होगी नहीं भाई, 41 तो विषम है। 40 के बाद में 42 आ जाएगी, 42 के बाद में 43 नहीं आएगी क्योंकि 43 तो विषम हो जाएगी, तो क्या आएगी, 44 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे सबसे बड़ी ही पूछा था तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर सबसे छोटी पूछते तो 2 पीछे चलते, 40 से कम कौन सी होगी अगली, तो 38 हो जाएगी। 38 से और अगली सम संख्या कौन सी होगी जो कम होगी, तो वो 36 हो जाएगी। ये रहा आपका सारा आंसर। आपसे छोटा पूछे तो बता दीजिए 36 होगा, आपसे बड़ा पूछे बता दीजिए 24 होगा, आपसे कहें कि दूसरे नंबर की कौन सी होगी तो बता दीजिए 38 होगा, आपसे कहें नहीं भैया चौथे नंबर की बता दीजिए तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। कुछ भी आप बता सकते हैं, बस एक नियम आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या, और क्रमागत बात की गई है, क्रमागत का मतलब सेम डिफरेंस की बात की गई है, तो बीच की संख्या ही एवरेज कहलाएगी। इसके ऊपर इससे पहले जो हमने मॉक टेस्ट कराई थी, मॉक टेस्ट नंबर 2, उसमें बड़े बड़े सवाल दिए गए थे आपके, शायद एएसआई का एग्जाम था कि आबकारी का एग्जाम था, उसमें ऐसे दे रखा था कि 1705, ठीक है, 1710, 1715, 1725। अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो फिर भी हमने आपको बताया था अगर 7 संख्या दी गई हो, 8 संख्या दी गई हो तो और गैप सेम हो तो बिल्कुल बीच वाला आंसर होता है। तो उस टाइम पर आपका आंसर 1715 निकला था, बिना जोड़े घटाए हमने देखते ही इसका सॉल्यूशन बता दिया था, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी सेम डिफरेंस हो, बीच वाली संख्या दी गई हो तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी। उसके आगे की पूछ सकते हैं, पीछे की पूछ सकते हैं, बड़ी पूछ सकते हैं, छोटी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे आप आराम से आंसर बता रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सॉल्यूशन नहीं कराया जाता भैया, पूरा का पूरा आपको ट्रिक भी बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर लॉन्ग वे में आपको करना है तो आप एक्स मान करके कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर किया है। और ट्रिक अगर आपको ध्यान रखनी है तो ट्रिक हमने बता रखी है कि एवरेज जो होता है बिल्कुल बीच का मान होता है, उसके आगे पीछे का आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये अभी हम आपको ऊपर सॉल्व करा के आए थे ना, क्योंकि देखो 20 और 10 वाला ना बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, फिर 10% की कमी कर दी, अब बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो भाई ऊपर वाला सवाल सेम टू सेम है कि पहले 20% बढ़ा दो फिर 10% घटा दो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बताइए क्या करना होगा। 20 में अगर एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार कम कर रहे हैं, क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 100 का भाग देंगे तो 2 बचेगा और उस 2 को इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8% हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना अगर वृद्धि की गई, वृद्धि वाली संख्या बड़ी है तो हमेशा वृद्धि ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 8% की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर 10 दिया होता और ये 20 अगर पीछे होती यानी कि 20% की कमी हो रही होती तो हमेशा आंसर कमी आता। फिर से समझ लीजिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। देखो ये तो आप निकाल लेंगे कि 8% है और लगभग याद भी हो जाता है कि 20 और 10 में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 8% का बनता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वृद्धि वाली बात पहले की गई है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर कमी वाली बात पहले की गई है तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस 20 के साथ में क्या लगा हुआ है, 20 के साथ में अगर वृद्धि लगी है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 20 के साथ में अगर कमी लगी है तो नेगेटिव आंसर आएगा। इस दो में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन पहले 20 दिया गया है और वृद्धि दी गई है यानी कि वृद्धि ही होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे आप रेशियो मेथड से कर लीजिए और चाहे आप ट्रिकी वे में कर लीजिए, दोनों से आप लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। 8% की वृद्धि जो है यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और इसकी ट्रिक तो लगभग सब लोगों को पता है, नहीं पता तो बता देंगे। कह रहे हैं कि 1 +
1/x बराबर 4 है, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसकी ट्रिक पता है कि नहीं पता है? चलो बता देते हैं। देखो, जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिया गया हो, प्लस में दिया है, प्लस ही पूछ रहा है, स्क्वायर करके पूछ रहा है, तो कुछ मत करना। ये जो दिया है ना 4, बस इसी 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसमें से 2 घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा 14, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सर 2 क्यों घटा देते हैं? तो आपको एक सूत्र ध्यान होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का, और -2ab जो होता है, मतलब यहाँ अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, +2ab हो जाएगा, है ना। और ये जो प्लस वाला है ना, ये जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में होकर के आ जाएगा, तो उसी 2 को हम यहाँ पर घटा देते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिया गया हो कि x प्लस 1/x का कुछ मान दिया गया हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया हो, इसके सामने जो संख्या लिखी गई है उसी का स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमको संख्या 4 दी गई थी, तो हमने 4 का स्क्वायर किया 16 और इसमें से 2 घटा दिया 14, 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये आपका MPSI का प्रश्न है, अभी कुछ दिनों पहले जो एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है। देखिए वही वाली बात जो हमने बताई थी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये टूटेगा, और ये जो प्लस है इस टाइप इस तरफ जब जाएगा ना, ये 2ab जो है, ये 2ab जो है जब इस तरफ जाएगी तो ये 16 में से 2 घट जाएगा और 14 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलिए, ट्रिक भी हमने आपको यहाँ पर दे रखी है, ट्रिक भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके मैथ के 10 सवाल पूरे होते हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैथ यानी कि गणित में आपके 10 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं साइंस की ओर। ये रहा आपका साइंस और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए बताइए, निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर द्विफोक्सी लेंस? तो प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अभी तुरंत कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस जो है उससे निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करते हैं। अब देखो, इसका नाम अलग है, काम अलग है। यानी अगर कह रहा है ना निकट दृष्टि दोष, तो इसका अर्थ होना चाहिए कि भाई पास की चीज नहीं दिखेगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर अगर निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि निकट की चीज दिखाई दे रही है, निकट की चीज दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की यानी कि पास की चीज तो दिखाई देती है, दूर की चीज नहीं दिखाई देती है ना। और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज तो दिखाई देती है लेकिन पास की चीज नहीं दिखाई देती है। दोनों आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रकाश की किरणों को फैला करके रेटिना पर सही फोकस बनाता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे ये आपकी आंख है, ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और यहीं पर रह गई, ठीक है, अंदर जा ही नहीं पाती है, तो भैया दिखाई नहीं देता दूर की चीज। ये क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है कि इसको दूर तक फैला देता है, यानी कि पहुंचा देता है जहां तक इसको पहुंचना है, और रेटिना पर जब पहुंचा देगा तो आराम से वहां पर प्रतिबिंब बनने लगेगा और हमको दूर की चीजें भी दिखाई देने लगेगी। अब ये मत कहना कि सर चांद पर हमने जो हमारा उपग्रह जब गया था चंद्रयान, सर चांद पर तो हम नहीं देख पाए थे। भाई इतनी दूर की भी चीजें नहीं दिखा देगा, है ना। उसके लिए आपको दूरदर्शी की स्थापना मतलब दूरदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा एक रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। देखो ये प्रश्न पूछ लिया था, है ना। देखो यूनिवर्सल डोनर तो सबको पता था कि O पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन प्रश्न पूछा था MPSI में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं, सर्वग्राही कौन सा समूह होता है। बताइए, O पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा, AB पॉजिटिव या फिर AB नेगेटिव, कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चलिए आपने कर दिया होगा कमेंट, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो AB पॉजिटिव है ना, AB पॉजिटिव ये सर्वग्राही होता है, किसी भी समूह के रक्त को एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इसमें A और B दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसके कारण किसी भी रक्त समूह, चाहे वो आपका A हो, B हो, AB हो या O हो, सब वाले व्यक्ति का खून ये ले सकता है, नहीं सबका खून पी सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और O जो नेगेटिव है वो सर्वदाता यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए सिरके की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जो सिरका होता है ना, विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन से अम्ल से विनेगर बनता है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसिटिक एसिड से जो है वो विनेगर का निर्माण होता है, यानी कि विनेगर यानी कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका आमतौर पर 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन को संरक्षित करने और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। सिरके में आम वगैरह डाल देते हैं तो काफी टाइम तक चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। विद्युत प्रतिरोध की बात की जा रही है, एक बार फिर से ध्यान से देखना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वॉट, बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इस बार गलती यही की थी लोगों ने। विद्युत, देखो अगर नॉर्मली प्रतिरोध पूछा जाता ना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या, तो ध्यान रहता है हाँ सर ओम जो है ना वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। लेकिन ये जानबूझ करके विद्युत शब्द लगा दिया, तो विद्युत प्रतिरोध में जल्दबाजी में लोग विद्युत धारा पढ़ गए और एम्पियर लगा करके चले आए थे। बाद में बाहर आकर के सर पीट रहे थे कि हमने एम्पियर लगा दिया, पूछा तो प्रतिरोध था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी एमपी हेड कांस्टेबल का एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसका एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे तो आपको और भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और ये प्रश्न भी आपको वहां पर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और वो भी हमारे पास में प्रश्न आ जाएंगे एकदम लेटेस्ट वाले, तो वो भी आपको हम बढ़िया से प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे। देखिए, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है, यानी विद्युत धारा अगर बह रही है उसको रोकने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम से दर्शाते हैं या फिर ओमेगा से दर्शाते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है ना ये कभी जमता नहीं है, ऐसा कौन सा है बताइए। तो किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन ए, बी, के या फिर डी, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन के की जो वजह से जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सबसे आवश्यक भूमिका निभाता है। शरीर में इसकी कमी होने पर चोट लगने के बाद खून का थक्का बहना, मतलब मान लीजिए आपको चोट लग गई, ये आपका हाथ है, बढ़िया सा बड़ा सा हाथ है, आप जा रहे थे कहीं, आपको चोट लग गई, अब ये खून लगातार बहता चला जा रहा है। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी होगी तो ये खून जमेगा नहीं, पपड़ी नहीं बनेगी और ये पूरा का पूरा खून निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने पर्याप्त मात्रा में विटामिन के ले रखा है तो जल्दी से यहाँ पर खून का थक्का जमना चालू हो जाएगा, यानी कि बड़े बड़े क्लॉट्स बनने चालू हो जाएंगे रक्त के और ये पूरी तरह से एक पपड़ी का निर्माण कर लेंगे। तो जो ये ब्लड बह रहा है ना, ये ब्लड यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा और ये इस तरह से बहने लगेगा, हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में बहता रहेगा बिना थक्का जमे हुए। तो विटामिन के का दो काम होता है, शरीर के अंदर ये थक्का जमने नहीं देता है और शरीर के बाहर जाने वाले में ये थक्का बना देता है। तो ये विटामिन के हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, बताइए भविष्य की धातु कौन सी है। तांबा है, लोहा है या फिर एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, क्या है बताइए। भविष्य की धातु हम किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए मेटल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की मेटल किसे कहते हैं बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम को फ्यूचर की धातु कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है। अब देखो डिटेल आप आराम से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, डिटेल आप आराम से पढ़ लेना। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए। अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण, परासरण या फिर विसरण। तो परासरण तो आपको ध्यान होगा, वो सूखी किशमिश फूल जाती है परासरण की वजह से। तो यहाँ पर आपसे वॉशिंग मशीन का पूछा गया है, आइए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सेंट्रीफ्यूजन जो होता है यानी कि अपकेंद्रण जो होता है भाई, इस तरह से वॉशिंग मशीन चलती है, ठीक है, इस तरह से घूमती रहती है वॉशिंग मशीन और कपड़ों को साफ करती रहती है। तो ये अपकेंद्रण होता है, सेंट्रल फ्यूजन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्र सिद्धांत कार्य करता है। इसमें मोटर द्वारा ड्रम को तेजी से घुमाया जाता है जिसके कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है और कपड़ों से पानी तथा गंदगी के कारण बाहर और छिटक होकर के अलग हो जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है बताइए। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। सुसाइडल बैग हम किसको कहते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉय या फिर रसधानी वैक्यूल, किसे कहते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं सेल की यानी कि कोशिका की। ये रहा सॉल्यूशन, आप आराम से देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी मान लीजिए पेट्रोल पंप पर अगर आग लग गई है और उस आग में अगर आपने मान लीजिए पानी डाल दिया तो भाई वो आग और ज्यादा मतलब कि भड़क जाती है, ठीक है,
वो एक काम मतलब जो आपका पानी होता है उसमें घी का काम करता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो आग होती है वो अलग तरह की आग होती है। नॉर्मली घर में आग लग गई, पानी आप डालेंगे बुझ जाएगी, लेकिन जो पेट्रोल पंप की आग है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर ऐसे यहाँ पर रखे रहते हैं, इसको इस पिन को निकालते ही ऐसे झाग सा निकलता है और वो आग नष्ट हो जाती है, मतलब आग समाप्त हो जाती है। तो ये हम इसमें क्या भर रहता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, CO2 भरी रहती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आग बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ये हर तरह की आग बुझा लेगी, घर में लग गई तो बुझा देगी, सिलेंडर में लग गई तो बुझा लेगी, पेट्रोल पे लग गई तो बुझा लेगी, हर जगह ये आग बुझा सकती है। CO2 ध्यान रखना, क्योंकि देखो आग जलती किससे है? आग जलती है ऑक्सीजन से, आग जलती है ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन मिल रही थी, आग जल रही थी, CO2 क्या करेगी? ये पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड की परत बना लेगी ऊपर। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को रोक देती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिए ये क्या करती है? यह गैस जलने में सहायक नहीं होती है और ऑक्सीजन को भारी होने के कारण आग आग में कंबल की तरह ढक लेती है। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन जा रही थी और ये कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है तो इसके ऊपर गिर जाती है, ऊपर गिरते ही ये ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। चलो 10 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? अगर आपको अपनी इको साउंड सुनना है, इको क्या होता है जानते हैं? ये दीवार है, पूरा खाली कमरा है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप जोर से चिल्लाएंगे तो ये आपकी आवाज़ इस दीवार से टकरा करके वापस आपके पास में आएगी, यानी यहाँ पर गई, यहाँ पर आई। तो वही पूछ रहे हैं कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना अंतराल होना चाहिए अगर आपको अपनी ध्वनि या अपना जो इको साउंड है वो स्पष्ट सुनना है, कितना अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का होना चाहिए, 0.2, 0.5 या फिर 1 सेकंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि ई को सुनने के लिए मूल ध्वनि और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड तक होता है, यानी कि कोई भी ध्वनि आपके दिमाग में जाती है ना तो 0.1 सेकंड तक रुकती है। ठीक है, तो इतना टाइम तो चाहिए अगर आपको अपनी इको साउंड सुनना है। तो ये रहे आपके साइंस के 10 प्रश्न। बताइए साइंस के 10 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। देखो ईमानदारी से तैयारी करेंगे आप, हम बढ़िया प्रश्न लेकर के आएंगे, एकदम लेटेस्ट ताजे ताजे प्रश्न, बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही होगी आपकी। आप भी ऐसे मजे में ले जाओगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो भाई कुछ दिनों बाद हमें भी लगेगा भैया कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तैयारी कराते रहो, तैयारी लोग करते नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं, तो हम भी कुछ दिनों के बाद बंद कर देंगे। ठीक है, समय बहुत बचा हुआ है। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनको नौकरी लेना ही होगा वही तैयारी करेंगे, नहीं तो कहेंगे अरे सर अभी तो 1.5 महीने तो फॉर्म भरे जाएंगे, मई में जाकर एग्जाम होगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम करते करते कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, यहीं से कंपटीशन कम हो जाएगा। अभी कल हमने आपको एक वीडियो बना करके बता दिया 2 लाख फॉर्म डल चुके हैं, 1.5 महीने बढ़ा दिया तो मान कर चलिए कम से कम अभी 2 लाख और डल जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग सोचते रहेंगे अरे डाल दो नहीं डाल दो, डाल दो नहीं डाल दो, फिर कहेंगे अरे डाल ही देते हैं क्या जा रहा है। तो इस तरह से 4 लाख के आसपास फॉर्म हो जाएंगे और माइनस मार्किंग अलग से है, तो कॉम्पिटिशन तो भाई कठिन मिलेगा आपको, है ना। तो अभी से अच्छे से तैयारी करो तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं जीके जीएस साइंस करंट अफेयर पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी अगले 10 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। चलिए बताइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी ये प्रश्न पूछा गया था MPSI में और ASI में। बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, सर इतना सरल प्रश्न गलत कैसे कर दिया? देखो एग्जाम टाइम पर प्रेशर होता है, आपको ये अभी तो बहुत सारा लग रहा है, क्यों? अभी कोई प्रेशर नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं ना तो ये अलग सा प्रेशर रहता है, जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी कर लो, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक लगा करके चले जाए। भैया अमरकंटक नहीं है, धूपगढ़ की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा बिंदु पूछा गया है, सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, पहाड़ी नहीं पूछी गई है। तो ध्यान रखना धूपगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। 1350 और कहीं कहीं पर 1352 मीटर की आपको ऊंचाई मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के पास में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? ये भी अभी आपके MPSI में पूछा गया था 2026 वाले एग्जाम में, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम भी बदल दिया गया है, तो दोनों नाम बताने हैं, पुराने नाम और नया नाम, दोनों नाम आपको बताना है। देखते हैं MPGK की कितनी आपकी तैयारी है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, बता दीजिए। और जो हम आपको नोट्स देंगे ना, उसमें खजुराहो के और ग्वालियर का किला, इसके हमने आपको इन्फोग्राफिक नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको साथ में मिलेंगे अभी जो अब आप नोट्स लेंगे। तो उसमें क्या है कि खजुराहो के मंदिर को हमने बीच में बनाया है और इसके सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं, किसने बनवाया, कितने राजा थे, कब बनवाया, किस राजा की क्या विशेषता है, कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया, ये सब कुछ हमने आपको एक ही पेज में दिया है। ये आपको नोट्स के साथ में मिल जाएगा अभी आप जब नोट्स लेंगे, ठीक है। तो 2 इन्फोग्राफिक नोट्स आपको अभी मिलेंगे, जिसमें खजुराहो के मंदिर की पूरी जानकारी रहेगी और एक आपका ग्वालियर का किला कब बनाया, किसने खोज की, सूरज सेन ने कब बनवाया, मान सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया, कौन कौन से किले हैं, और ये सब कुछ आपको जो है 2 फोटो हम आपको साथ में देंगे इन्फोग्राफिक नोट्स में, ठीक है। चलिए बता दीजिए भाई किसने बनवाया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा जो आपका खजुराहो का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1050 ईस्वी तक इसको बनाया गया था। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें भी ये शामिल है। चलो ये देखो, करंट अफेयर का प्रश्न है। भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। अभी आपने देखा था मोदी जी ने जो चीतों को छोड़ा था, तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, बताइए। कान्हा, बांधवगढ़, कूनो, पन्ना। सही आंसर आपका हो जाएगा जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में चीतों को छोड़ा गया है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। यह भारत में चीतों को फिर से आबाद करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। और अभी अपने जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इन्होंने अभी हाल ही में कहां पर गिद्ध को छोड़ा है, बताइए। ये भी अभी पूछा जाएगा, ये एकदम करंट अफेयर है। अगली वीडियो में आपको बता देंगे, तब तक आप लोग ढूंढ करके कमेंट करके बताएंगे कहां पर अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गिद्धों को छोड़ा है, ठीक है। चलो नंबर 14 प्रश्न है। मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा बना है, 55वें नंबर का जिला कौन सा बना, बताइए। मऊगंज, मैहर, पादुना या फिर नागदा, जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैहर जिला जो है वो 55वें नंबर का जिला बना है। कहां पर है वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में मैहर को राज्य का 55वां जिला घोषित किया है। इसे 17 जिले से अलग करके बनाया गया है और मैहर अपनी प्रसिद्ध माता शारदा के मंदिर के लिए फेमस है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। किससे अलग किया है, तो सतना से अलग किया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के अंत यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी के अंत की बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। कह रहे हैं कि भाई बंगाल विभाजन किसने करवाया था, कर्जन ने, डलहौजी ने, मिंटो ने, रिपन ने, बताइए क्या होगा आंसर। सही आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। 1857 की क्रांति किसके टाइम पर हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यपगत का सिद्धांत, गोद लेने से मनाही, ये किसने करवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी। भारत में रेल की शुरुआत किसने की थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने। टेलीग्राम की शुरुआत यानी कि डाक खाने की शुरुआत किसने की थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए तो ये दिया गया भाई, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और बाकी सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी, स्टैटिक जी का प्रश्न है, बताइए। वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक या फिर डल झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपकी वुलर झील हो जाएगी। सबसे बड़ी खारे पानी की बात करते तो आपकी चिल्का झील हो जाएगी, ठीक है। डांसिंग डियर कहाँ पर पाए जाते हैं या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका लोकटक झील हो जाएगी, ठीक है ना। और झीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आपकी डल झील हो जाएगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शिकारा चलता है तो झीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चारों ऑप्शन की विशेषताएं हमने आपको बता दी हैं। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए वुलर झील हो जाएगा। झेलम नदी पर यह झील बनी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। चलो, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब लागू किया गया था। संविधान संशोधन कौन सा है, तो हमने आपको बताया था 101वां संविधान संशोधन, यानी कि 101 रुपए का जो है शुभ आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो कहीं पर अगर हम शुभ करते हैं तो 101 रुपए चढ़ाते हैं ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हैं कि जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन है। अब ये कब लागू हुआ था ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर है और ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो 101वां संविधान ये संशोधन था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कंफ्यूज नहीं होना, एमपी की पूछी गई है। पूरे भारत की बात करेंगे तो आपकी गोंड हो जाएगी,
लेकिन अगर एमपी की बात करेंगे तो भील हो जाएगी। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। अभी एमपीएसआई में पूछा गया था, सी हो जाएगा, भील इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं तो आप लोग जरूर देखा कीजिए, हम हर एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। किसी का हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो तो ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 7052547003 पर आपको जो है अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है। हालांकि 2 ही दिन ये एग्जाम चलेगा, लेकिन हम आपको जो है कोशिश करेंगे पूरा का पूरा बताने का। ठीक है, चलिए इसरो, अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि एमसीएफ मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? एमपी में कहां पर इसरो की एमसीएफ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर आपका जो है ग्वालियर हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा, भोपाल में इसकी एमसीएफ स्थित है। ठीक है, तो इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां पर है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। ध्यान रखना है आपको, 2005 में इसको स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये उपग्रहों की निगरानी वगैरह करने का इसका काम रहता है। तो ये आपका हो गया जीएस। अब जल्दी से बताइए जीएस के 10 प्रश्नों में आपके कितने नंबर आए हैं, ये आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। चलो, इंग्लिश में पहला प्रश्न पूछा गया फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक आपको भरना है। टेंस से संबंधित ये प्रश्न है। जब इन्फोग्राफिक नोट्स देंगे तो टेंस इस तरह से बीच में लिखा रहेगा। ठीक है, और इसके सारे नियम इस तरह से अगल बगल इसके लिखे रहेंगे। वो भी आपको जल्द ही सुपर रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश के भी। चलो, ही डैश टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि वो कल मार्केट गया। कब की बात की जा रही है? पास्ट की बात की जा रही है। कोई डू डिड मतलब कि कोई इसमें नकारात्मक बात नहीं की जा रही है, गया बात की जा रही है। या ही ये जब भी आए तो ध्यान रखना ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट का होता है। और सिंपल पास्ट में हम जो क्रिया होती है, क्रिया के रूप में क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जल्दी से सेकंड फॉर्म देख लीजिए कहाँ पर लगा हुआ है। एस या यस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लगाते हैं। वेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वेंट का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, वो कल जो है बाजार गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, सिंपल पास्ट का ये टेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। चलो, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बताना कि यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, सही प्रीपोजिशन कौन सा है बताइए। सी इज गुड डैश प्लेइंग चेस, यानी कि वो चेस खेलने में बहुत अच्छी है, चेस की बहुत अच्छी प्लेयर है बताइए। इन लगेगा, एट लगेगा, विथ लगेगा, ऑन लगेगा। तो देखो ये आपके जो स्पेशल वाले प्रीपोजिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो गुड के साथ में हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी चीज़ में परिपक्वता की बात की जा रही हो, किसी चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है, अगर स्पेशलिटी बताई जा रही हो तो हमेशा हम गुड के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। एट आपका आंसर हो जाएगा, स्पेशल प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गुड एट द फिक्स, एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ में निपुण होना या फिर परिपक्व होना। फिल इन द ब्लैंक बताइए, ये तो बहुत सरल है, जल्दी बताओ। बहुत पूछा भी जाता है, बार बार रिपीट भी होता है कि इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं हवा में आकाश में उड़ रहा होता। क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो आई देख करके कभी जल्दबाजी में आई के साथ में क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे, एम लगाएंगे, वर लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी दिया गया हो, इफ से अगर स्टार्ट हो रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ से अगर स्टार्ट हो रहा हो और काल्पनिक बात की जा रही हो, यानी आप उड़ तो नहीं सकते हो, है ना। तो अगर काल्पनिक बात की जा रही हो तो ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ रहा होता। तो ध्यान रखना हमेशा कोरी कल्पना जो होती है, इमेजिनेशन जो होती है या असंभव शर्त जो होती है, उसके साथ में हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। ना तो एम लगाएंगे, ना इज लगाएंगे, ना आर लगाएंगे। चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको हमेशा वर का ही प्रयोग करना रहेगा। इफ आई वर किंग, अगर मैं राजा होता तो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा होता, है ना। तो इस तरह से हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। चलो, चौथा प्रश्न आपके सामने है, बताइए फाइंड द करेक्ट वर्ब ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा जो इंग्लिश का नोट्स है उसकी शुरुआत हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही की है ना। तो अब बताइए, आपने अगर इंग्लिश के नोट्स पढ़े होंगे, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो जल्दी से आंसर लगा देंगे। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि इनमें से किसी भी बच्चे ने ये वर्क को कंप्लीट नहीं किया है। क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैज लगेगा, आर लगेगा या फिर इज लगेगा। तो देखो ध्यान रखना, पहली बात तो ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा है तो भाई इज और आर का काम तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना। अब बताइए क्या लगेगा यहाँ पर? तो ध्यान रखना नाइदर के साथ में जो आपका नाउन होती है वो नाउन बहुवचन होती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके साथ में सहायक क्रिया हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क, यानी उनमें से किसी भी बच्चे ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलो नंबर 5 बताइए,
चेंज द वॉइस। अब देखो इसमें क्या है ना, अभी तक वॉइस कैसे दिए जाते थे, अभी तक वॉइस दिए जाते थे, एक ऊपर आपको एक्टिव दिया जाता था, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते थे वॉइस चेंज करने के, है ना, पैसिव वॉइस बता दीजिए। अब इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है, आपसे पूछा जा रहा आप ये बता दो कि यहाँ पर साइक्लिया के रूप में किसका प्रयोग करोगे। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, है ना। उसमें तो बड़ी आसानी से आप लगा लेते थे। बताओ, पहली बात यहाँ पर बाई लगा हुआ है, यानी कि ये तो सर पैसिव वॉइस में दिया गया है। अगर पैसिव वॉइस में दिया गया है तो सर साइक्लिया जो होगी ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, सीधी सीधी बात है भाई। थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं है पहले तो उसको हटा दो। किस किस में नहीं है, तो ये थर्ड फॉर्म वाला गया और ये गया, ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, इन दोनों में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो बात की जा रही है टुमारो की। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अगर बात भविष्य की जा रही हो तो भविष्य में इज का प्रयोग कहाँ से करेंगे, इज एम आर तो प्रेजेंट की बात हो जाती है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, फाइनली अपना ऑप्शन बचा है बी, और यहाँ पर हो जाएगा द लेटर विल बी रिटन बाई हिम टुमारो। जो लेटर है वो कल उसके द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट शब्द है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड कैंडिड, यानी कि कैंडिड शब्द का सिनोनिम क्या होगा। अब पहले आपको पता तो होना चाहिए कैंडिड का अर्थ क्या होता है। तो कैंडिड का अर्थ होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती, जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, कैंडिड उसको हम कहते हैं। या फिर सॉरी, मेहनती नहीं, बेबाक, बेबाक, मेहनती नहीं है, मेहनती तो डिलीजेंट माने होता है, बेबाक। कैंडिड का अर्थ होता है बेबाक। बेबाक का अर्थ होता है कोई भी बात आपके मुंह पर जो बोल दे उसे हम कहते हैं बेबाक या फिर कैंडिड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछा है, यानी कि समानार्थी पूछा है, तो समानार्थी क्या हो जाएगा, समानार्थी होगा फ्रैंक। कहते नहीं भाई वो लड़का तो बहुत फ्रैंक है यार, कोई भी बात अपने मुंह पर बोल देता है, बहुत फ्रैंक लड़का है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक माने होता है बेबाक, या फिर ये कैंडिड का आपका समानार्थी सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए कैंडिड का अर्थ स्पष्ट, निष्कपट या खरे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जो मुंह पर सारी चीजें बोल देता है। तो इसका सटीक समानार्थी क्या होगा, फ्रैंक हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, डिलीजेंट, ये वाला था। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट शब्द का उल्टा बताना है आपको। तो डिलीजेंट का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती हो, ठीक है। तो मेहनती व्यक्ति को हम डिलीजेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी हो। अब आलसी यहाँ पर कहाँ दिया गया देख लीजिए, ऑप्शन बी में लेजी दिया गया, लेजी माने आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। 8 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता दीजिए। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसको कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट माने नास्तिक, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, और ऑप्शन नंबर बी एथिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए 9 नंबर देखिए, इंग्लिश आपकी बहुत जल्दी हो जा रही है ना। देखो कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम आपको दिया है, इसका अर्थ आपको बताना है। टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि बुश का अर्थ क्या होता है, बुश का अर्थ होता है झाड़ी, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए कि आप कोई काम करने जा रहे थे, ठीक है, और आपके हाथ में डंडा था, आप झाड़ी को पीटने लगे, यानी किसी भी फालतू की चीज को पीटने लगे। काम करने कुछ और जा रहे थे और करने कुछ और लगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि बीट अबाउट द बुश, यानी कि दूसरी बात पर चले जाना या अपने काम को छोड़कर दूसरे काम को करने लगना, यानी टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स, यानी कि जो रिलेवेंट नहीं थी, जो जरूरी नहीं थी, उस चीज को आप करने लगे, उस पर ध्यान देने लगे। तो ये हो गया मेन मुद्दे से भटक जाना, यानी बीट अबाउट द बुश, जो चीज आप बोलने आए थे, जो रिलेवेंट चीज थी, उसको ना करके किसी दूसरी चीज को करना। तो टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट, रिलेवेंट का अर्थ होता है जो मतलब कि सहायक हो या फिर उससे मिलती जुलती हो, और इररिलेवेंट का अर्थ होता है जो बिना फालतू की बातें होती हैं, उनको हम इररिलेवेंट कहते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो उसको कहेंगे फालतू की बात या फिर घुमा फिरा कर बात करना। माफ कीजिएगा। चलिए अब आपसे कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि ये कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो सही सही लिखा है वो बता दीजिए। शब्द है एकोमोडेट। एकोमोडेट का स्पेलिंग क्या होगी सही, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ACCOMMODATE। ध्यान रखना इसमें गलती कहाँ पर करते हैं, या तो एक सी गायब कर देंगे, या फिर ओ गायब कर देंगे, या फिर एम गायब कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना भाई कि जो सही मीनिंग होगी, जो सही स्पेलिंग होगी, उसमें सी 2 बार आएगा, एम 2 बार आएगा, और ओ आएगा तो 2 बार, लेकिन अलग अलग जगह पे आएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये 10 प्रश्न आपके हो गए इंग्लिश के, बताइए कितने नंबर आए हैं आपके 10 में से। अब हम चलते हैं आपके आखिरी सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी। चलिए हिंदी व्याकरण और साहित्य की बात कर लेते हैं।
पहला वाला प्रश्न है सही वर्तनी छाटिए। सही वर्तनी कौन सी लिखी हुई है? तो सही वर्तनी छाट करके आपको बताना है। बताइए कौन सा उज्ज्वल सही लिखा हुआ है। तो आपने देखा भी होगा इसमें डबल आधा जा होता है, जा तो होता है लेकिन डबल आधा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका उज्ज्वल। ठीक है, तो डबल आधा जा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी आधा जा होता है जो 2 बार लिखा जाता है। अब बताइए सही वर्तनी आपको इसमें से ही बताना। आशीर्वाद ये बहुत पूछा था, आशीर्वाद हो गया, कवयित्री हो गया, उज्ज्वल हो गया, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है। आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? तो ये आपका आशीर्वाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसमें वाह के ऊपर रा रहता है, ध्यान रखना है ना, वाह के ऊपर रा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलो अगला पूछा है महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि आपसे पूछिए, बताइए संधि विच्छेद क्या होगा महोर्मी का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, फिर आपको आंसर बता देते हैं। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ऊर्मी। ध्यान रखना बड़ा वाला ऊ रहेगा, महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन। महा प्लस ऊर्मी जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब आ के बाद बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका महोर्मी बन जाता है। और वैसे भी हमने आपको जो गुण स्वर संधि है इसका एक ट्रिक बता रखी है, अगर ऊपर एक मात्रा लगी है तो ये गुण स्वर संधि होती है, ऊपर 2 मात्रा लग जाए तो समझ लेना उसके गुणों में वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो 2 मात्रा दिखे तो वृद्धि, 1 मात्रा दिखे तो गुण स्वर संधि। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बताइए। द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। तो इसके लिए भी ट्रिक आपको ध्यान होगा। चौराहा में जहां पर कहीं पर भी आपको गिनती देखने को मिल जाए, ठीक है, किसी भी शब्द में गिनती देखने को मिल जाए तो समझ लेना वहां पर द्विगु समास होता है। चौराहा मतलब 4 जो राह होते हैं उनका समाहार, यानी कि 4 आ रहा है, जो आपकी गिनती का एक वर्ड होता है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला पिछले वाले में दाल भात आया था तो हमने आपको बताया था वो द्वंद्व हो जाएगा, है ना। चलो तो द्विगु हो जाएगा जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, यहाँ पर गिनती की बात की जा रही हो तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 5 निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची कौन सा? बताइए अरविंद का अर्थ क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। अब इसको तो कमेंट करवा के तभी आगे बढ़ेंगे, पहले कमेंट करो तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो, जल्दी से लिखो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, किसका पर्यायवाची है? अरविंद जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ध्यान रखना अरविंद जिसका भी नाम हो वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो अरविंद शब्द जो है वो कमल का प्रसिद्ध पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? तो जलज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, ये सब जो है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलो ये भी बहुत फेमस है। स्थावर का सही विलोम क्या होगा? बताइए। स्थावर का अर्थ होता है कोई भी चीज जो स्थित हो, यानी कि स्थिर हो, रुकी हुई हो। और जंगम का क्या अर्थ होता है? कोई भी चीज जो बह रही हो, जैसे कि नदी हो जाती है ना। तो जंगम इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थावर का सही विलोम जंगम हो जाएगा। तो स्थावर का अर्थ है स्थिर या फिर एक जगह रहने वाला जो चल ना सके, इसका सटीक विलोम जंगम होता है जिसका अर्थ है चलने फिरने वाला। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य इसमें से बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है? बताओ। मेरे को बाजार जाना मांगता है, गलत है। हमेशा हिंदी में कभी भी मेरे को तेरे को नहीं लगाते हैं, ये अशुद्ध होता है। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, यही बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। मैं को बाजार जाना है, गलत लिखा है। मुझको बाजार जाना है, गलत लिखा है। मुझको, तुझको, मेरे को, तेरे को, ये हिंदी में नहीं चलता है। सही आंसर आपका हो जाएगा मुझे बाजार जाना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला दिया है, आपसे पूछा है सर्वनाम। बताइए, ये कठिन होते हैं सर्वनाम पहचानना। कह रहे हैं जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ध्यान रखना पुरुषवाचक है, निश्चय है, संबंध है, निजवाचक है। तो जहां पर भी जो और सो ये दिया गया हो तो ध्यान रखना ये रिलेशन को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगली वीडियो अगर आप जल्दी चाह रहे होंगे तो भाई इसको जल्दी से शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले आने का प्रयास करेंगे। हमने आपसे कहा था आपके घर में 5 मोबाइल है, 6 मोबाइल है, तो कम से कम 3 से 4 मोबाइल में तो आप चला ही सकते हो। 2 मिनट चला करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पूरा मॉक टेस्ट करो, कम से कम 2 मिनट हर मोबाइल में चला करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलो 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश में है, एक शब्द के लिए आपको बताना है, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। अभी इंग्लिश वाला किया था, अब हिंदी वाला आ गया है। कह रहे हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको हम क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे, अज्ञात शत्रु कहेंगे, आजानुबाहु कहेंगे, या फिर शत्रुघ्न कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे?
सही आंसर हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अजात शत्रु, यानी जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसके किसी शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए। उपसर्ग प्रत्यय से पूछा गया है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा है, ठीक है। अति प्लस अंत, ये मिलकर के हो जाएगा क्या, अत्यंत, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अत्यंत शब्द जो है ना वो यड़ संधि से बना हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अति और अंत मिलकर के अत्यंत बन जाता है, जो कि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, तो अति उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ है जो शब्द के आगे लग करके अर्थ परिवर्तन कर दे, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पीछे लग करके अर्थ परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये रहे आपके 10 हिंदी के प्रश्न। अब बताइए हिंदी में आपके कितने नंबर आए और टोटल 50 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने प्रश्न आपके 50 में से सही हुए हैं, ये भी आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और ये मॉक टेस्ट कैसी लगी ये भी आपको बता देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब जल्दी ही आपका अगला मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नोट्स के बारे में आप देख सकते हैं, एमपी पुलिस का रिजल्ट आया अभी, एमपी पुलिस के नोट्स इन्होंने लिए थे, आप देख सकते हैं। इनके 85 नंबर आए, धन्यवाद सर, बहुत आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी और इन्होंने अपना स्कोर भी हमारे साथ में शेयर किया है। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस के लिए थे, इन्होंने भी लिए थे एसआई और एमपी पुलिस दोनों के नोट्स लिए थे और दोनों एग्जाम की क्वालिफाई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने भी अपना स्कोर हमारे साथ में शेयर किया है। इन भाई के 81 नंबर आए हैं, इन्होंने भी अपना स्कोर हमारे साथ में शेयर किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी नोट्स लेकर के अगर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, पहले आपको थ्योरी भी दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और सुपर रिवीजन नोट्स भी दे रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें मात्र 189 रुपये में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और भैया क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है ना। इतना सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो फिर जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो लोग क्यूआर से नोट्स नहीं ले पा रहे हैं पेमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें फ़ोन पे नंबर दे दीजिए। फ़ोन पे नंबर आपको मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के तुरंत नोट से बात कर लेंगे, ठीक है। चलो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। और अगला आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आने वाला है, तो 4 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे। तो चौथा प्रैक्टिस सेट जो आएगा ना उसको एक साथ में कंबाइन करके चारों प्रैक्टिस सेट की एक प्रैक्टिस सेट बना करके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।